नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी और मेरे साथ मौजूद हैं एक डॉक्टर जो कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने की पीजी भी की है स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर। आखिर क्या वजह रहती है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में पीजी करने की और क्यों की जाती हैं, ये इस पे भी जानकारी लेंगे और इसमें क्या क्या सहूलियत जो है ये मरीजों को मिलती है, ये भी इनसे जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, डॉक्टर रितेश कुमार। जिस तरीके से साफ तौर पर सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि आखिर स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट होता क्या है और उसका काम कहां काम आता है। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया और जिसके लिए हम ये डिस्कस करने लगे हैं आज। स्पोर्ट्स मेडिसिन एक स्पेशलिटी है जिसके माध्यम से हम स्पोर्ट्स इंजरीज़ को देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो खेल के दौरान ही इंजरी हो, वो किसी भी प्रकार से हो जाए इंजरी जो होती है। इसका नाम इसलिए है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट इसलिए कहा जाता है कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी इंजरीज होती हैं हमें शोल्डर में, नी में, एंकल में, स्पाइन में, उन सबको देखने के लिए एक स्पोर्ट्स मेडिसिन के एंगल से देखा जाता है, स्पोर्ट्स इंजरीज स्पेशलिस्ट के एंगल से देखा जाता है। उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस डिसिप्लिन की इंजरी है, किस तरह से ठीक होगी और क्या उसकी सिविरिटी है। डॉक्टर साहब, मैं भी समझना चाहूँगा कि किस तरह की टेक्निक्स जो हैं वो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी अहम रहती हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। क्योंकि हमने अक्सर देखा है बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको इंजरी होती है और कई कई महीने तक फिर वो दोबारा ग्राउंड का रुख नहीं करते हैं। फिर उसके लिए एक स्पोर्ट्स डॉक्टर होना अनिवार्य होता है और फिर वो किस तरह से इलाज करता है, उसमें टेक्निक्स जो है वो किस तरह की इस्तेमाल की जाती हैं। जी बिल्कुल, पहले तो उस स्पोर्ट्स पर्सन का डिसिप्लिन देखा जाता है। जैसे जूडो का प्लेयर है, मार्शल आर्ट का है, जिम्नास्टिक का है, बॉक्सिंग का है, उनकी अपनी एक निश इंजरीज होती हैं। उसको समझते हुए, उसकी सिविरिटी को देखते हुए, उसके जितने भी प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं वो हम करते हैं। इनिशियली अगर वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है तो उसको हम मेडिसिन, आइसिंग, रेस्ट उसके माध्यम से करते हैं। यदि वो किसी लिगामेंट की इंजरी है, लिगामेंट टियर है ग्रेड 1, 2, तो उसको उस एंगल से देखते हैं। जैसे कि सपोज मैंने अमेरिका से कोर्स किया हुआ है अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंट्राऑर्टिकल शॉट्स ऑफ पीआरपी, उसके माध्यम से हम लिगामेंट टियर, मसल टियर या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस नी या जो नॉन सर्जिकल होते हैं हमारे मेनिस्कल टियर, उनको हम इसके माध्यम से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं बिना ऑपरेशन के। इसमें हम पेशेंट का खुद का ब्लड लेते हैं थोड़ा सा, जितना कि वो ब्लड टेस्ट के लिए देता है। उसके बाद उससे हम प्रिपेयर करते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और अल्ट्रासाउंड गाइडेडली उसको वहीं पे पोक डाउन करके वहीं पे पहुंचा करके उस पीआरपी को छोड़ा जाता है उसके लिगामेंट में या मेनिस्कस में या नी में, और उससे उसको राहत मिलती है 3 से 4 हफ्ते के अंदर बिना सर्जरी के। ये सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट है इसके स्पोर्ट्स इंजरीज के। और उसके बाद रिहेबिलिटेशन स्टार्ट हो जाती है, उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग की जाती है स्पोर्ट्समैन की, ताकि उसकी मसल वेस्टिंग हो। जैसे हम किसी स्पोर्ट्स इंजर्ड पर्सन को प्लास्टर चढ़ा दें और उसके मसल्स उतने उतने वीक ना होने दें, उसके लिए हम कुछ माध्यम इस्तेमाल करें जो कि हमारी स्पेशलिटीज़ हैं, हम उसको अच्छी ढंग से रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। तो उस तरह से प्लेयर को कम नुकसान होगा और वो जल्दी रिहेबिलिटेट होकर के ग्राउंड में आएगा, जल्दी ठीक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पाएगा और हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए मेडल्स लेकर के। बिल्कुल, मैं एक बात और समझना चाहूंगा एक सरल भाषा में कि इसकी प्रक्रिया किस तरह से रहती है और कितनी अहम है, ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं और बाकी लोगों के लिए भी। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ये हमारे हर बुजुर्ग को होता है, एशियन रेस में सबको होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इस तरह के। अगर हम जल्दी अप्रोच करें या जो पेशेंट हैं वो जल्दी अप्रोच करें तो हम पीआरपी के माध्यम से उनके ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, जो कि मैं जम्मू में ऑलमोस्ट 900 केसेस विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी सक्सेसफुली कर चुका हूं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं हमें उससे। अच्छा, एक बात और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस तरह की कोई सुविधा जो उपलब्ध है, क्या वहाँ पर इस तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं? आज तक स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर ही नहीं है हमारे जम्मू में, तो नहीं, लेकिन नियर बाय सफदरजंग में स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर बना हुआ है, वहाँ हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर नहीं है। तो कितनी ज़रूरत है इस चीज़ को पूरे तरीके से समझना और अपॉइंट करना ये डॉक्टर? देखिए, जैसे कि हमारे एमए स्टेडियम जम्मू में है, बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में है, इन स्टेडियम्स में कितना इंफ्रालॉजिस्टिक्स, कितने रोज़ के इंजरीज होती हैं, कितने डिसिप्लिन्स हमारे चल रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे रोज़मर्रा की इतनी इंजरीज हो रही हैं, उनको अगर हम वहीं पे ठीक करें
स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को वहीं पे रख करके, तो आई थिंक इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं होगी। तो उसके लिए मतलब किस तरह से प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं उन हर एक के साथ चलते हैं, हर एक टीम के साथ चलते हैं, चाहे वो एथलीट्स हों, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हों, चाहे वो बॉक्सिंग में हो, चाहे वो वुशू में हो, हर तरह में हर तरीके से वो डॉक्टर्स चलते हैं। और साथ साथ में जब क्रिकेट की बात आती है वहाँ पर भी इस तरह हमें डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो जब हमारी बात आती है जम्मू कश्मीर की, तो एमएम स्टेडियम और ख़ासतौर पर बख्शी स्टेडियम, वहाँ पर खेलों को बढ़ावा तो दिया जा रहा है। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तभी तो ये साफ तौर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना भी है। और इस तरह की गेम्स शुरू भी हुई हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। पर उन सब के बीच में एक इस डॉक्टर का होना वो कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं ये कहूँगा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसेंटली हमारी नेशनल गेम्स हुई हैं इंडिया की क्रिकेट की, JKCI यहाँ पे जम्मू में, जो कि एफिलेटेड बोर्ड है BCCI का। सारा मेडिकल कवर मैंने ही दिया है उसमें। बहुत प्रकार की इंजरीज हुई हैं, किसी का स्पाइक से नेल निकल गया हाथ का, किसी की चिन पे बॉल लग गई, बॉल में कट लग गया। बट पूरा साल एक एथलीट अगर अपनी तैयारी करता है, अपनी मेहनत करता है, और उसको एक छोटी सी इंजरी के कारण गेम से ऑफ होना पड़ता है, उसका कैरियर वो ख़राब हो जाता है। तो अगर स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट वहाँ पे मौजूद है आपके साथ, तो वो इस माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से नेक्स्ट लेवल की जो वो अपनी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा है, अपनी टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, उससे वो उस प्लेयर को गेम से ऑफ नहीं होने देगा। वो वहीं पे कोशिश करेगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो वहाँ पे परफॉर्म कर सके और अपनी स्टेट, अपनी कंट्री के लिए खेल सके और मेडल ला सके। डॉक्टर रितेश, ये बात को और समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से एथलीट्स जब इंजर्ड होते हैं, अक्सर देखते हैं किसी के मसल पुल हो जाता है, चाहे वो थाई का हो, चाहे वो लेग का हो, और ख़ास तौर पर जब कई बार चोट लगती है कि पाँव मुड़ जाना, तो उनको कितना समय लगता है उसको रिकवर करने के लिए, और ये टेक्निक जो है कितनी अहम भूमिका उसमें निभाती है? देखिए, जहाँ तक कि आप एंकल स्प्रेन या कोई माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, हर टीम के साथ फिजियो होता है। मैं यहीं पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि अगर हम भी वहाँ पे मौजूद हों डे टू डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे, तो जिस तरह से कोई भी इंजरी हुई है, उस इंजरी को प्रॉपरली समझ के उसका वहीं पे उपचार करके, चाहे वो एंकल स्प्रेन हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शोल्डर हो, क्योंकि कुछ हदें होती हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट की, जैसे शोल्डर डिस्प्लेस हो गया, वो नहीं उसको चढ़ा पाएंगे प्रॉपरली, क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर मतलब टूल्स चाहिए प्रॉपर, जिन्होंने शोल्डर्स चढ़ाए हों, या कोई और डिस्प्ले सबलक्सेशन हो जाती है जैसे थंब जॉइंट की या किसी और चीज़ की, तो उस नॉलेज से, उस एक्सपीरियंस से प्लेयर को वहीं पे ठीक किया जाए और जल्दी से जल्दी रिहेबिलिटेशन दे करके उसको गेम में वापस भेजा जाए। इसके लिए एक, जैसे हमारा MS स्टेडियम ही है मिसाल के तौर पे, यहाँ पे एक अच्छा सा रिहेबिलिटेशन सेंटर हो जिसमें स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हो जी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो, स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो। एक टीम वर्क है, अकेले इंसान का काम नहीं है। अब जैसे हमारे देश की एक प्राइड एथलीट है फोकाट, जिसका कि जिक्र चल रहा था जी, उनको जैसे वेट के कारण उनको काफ़ी उस समय दिक्कत आ रही थी। वो इसी तरह हमारी पूरी एक ये टीम वर्क या फिर हमारी सजेशंस के अकॉर्डिंगली वो प्रॉपरली डाइट रखती और प्रॉपरली अपना कंडीशनिंग करती, और उनके लेवल्स ऑफ इंसुलिन जिसके कारण वेट थोड़ा सा गेन हो जाता है, उनको हम प्रॉपरली कंट्रोल रखते, तो काफ़ी हद तक मैं कहता हूँ उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी थी। दिस इज़ देयर वी आर लैकिंग। ये हमारे पास हमारी एक कमी है कि हमारे पास इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इतना सब कुछ है, इतना फंड है सरकार के पास कि अगर हम एक प्रॉपर सेंटर बनाएं तो उसके माध्यम से हम देश की स्पोर्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। बहुत टैलेंट है हमारे पास, बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। डॉक्टर रितेश, मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जिस तरह साफ तौर पर बात ये शुरू हुई है विनेश फोगाट की, तो उसमें कितना इम्पॉर्टेंट रोल था इस स्पेशलिस्ट का, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट का कितना इम्पॉर्टेंट रोल था, और ये पूरा नहीं हो पाया। और हम अक्सर देखते हैं इंजरीज जो कि स्पोर्ट्स पर्सन को होती हैं, क्रिकेट में देखने को मिलती है। हमने सचिन तेंदुलकर को देखा, बहुत इंजरी उनको हुई, और कभी वो अमेरिका का रुख करते थे, कभी वो लंदन जाते थे अपनी इंजरी का इलाज करवाने के लिए, और कई महीने वो क्रिकेट का रुख नहीं करते थे। तो इसमें ये किस तरह की टेक्नोलॉजी जो है ये मदद करती है? देखिए, कंजर्वेटिव मेडिसिन अब बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे बूम कर रहा है। अब हम जैसे सपोज स्पाइन की कुछ इंजरीज हो जाती हैं,
In developed countries, we are stopped doing the spinal surgeries just because of the post-operative complications, क्योंकि ऑपरेशन के बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और वैसे भी स्पोर्ट्समैन को ऑपरेशन वुड बी द लास्ट चांस, लास्ट अटेम्प्ट होनी चाहिए। ऑपरेशन कंजर्वेटिवली ही मैनेज करना चाहिए जितना हो सके, ताकि वो जल्द से जल्द रिकवरी पा करके अपनी गेम में वापस जाए। तो इसलिए कंजर्वेटिव वर्ल्ड जो है मेडिसिन का, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट वर्ल्ड, ये बूम कर रहा है। इसमें लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, लेटेस्ट स्ट्रेटजीज आ रही हैं, लेटेस्ट इसमें हम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जिससे हम एथलीट को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। और मेरे को 20 साल हो गए हैं इसी एरिना में काम करते हुए। 2004 में मैंने अपनी स्पोर्ट्स मेडिसिन कंप्लीट की थी, अब टोटल 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो ये तजुर्बा मेरे देश के, मेरे जम्मू के जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनके काम आ सके, मैं इसलिए उनके लिए ये आवाज़ दे रहा हूँ कि दे कैन अप्रोच मी, उनसे मिल सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी इंजरी, उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो किस तरह से इलाज जो है ये मुकम्मल किया जाता है, क्योंकि आप 20 साल से इसी प्रोफेशन में, आपने MBBS अपना स्पोर्ट्स मेडिसिन में 2004 में कंप्लीट किया था, तो मतलब अभी तक आपने कितने लोगों का इलाज किया है और कितने लोग इससे सेटिस्फाई हुए हैं, और ये कितना मददगार साबित हो सकता है आने वाले समय के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर के खासतौर युवाओं के लिए और बूढ़े बुजुर्गों के लिए? देखिए, इसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि मेरे पास कई जूडो के प्लेयर, कई मार्शल आर्ट्स के प्लेयर, कई बॉक्सिंग के प्लेयर आए हैं जिनके नी के लिगामेंट टूट गए और वो प्रॉपरली उनके, देखिए एक स्पोर्ट्समैन को अगर इंजरी हो जाती है, सबसे पहले उसके दिमाग में एक चीज़ चली जाती है, मुझे यहाँ दर्द होगी, मुझे इंजरी हुई है, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया हुआ है कि दीज आर द डूज एंड डोंट्स, ये नहीं करना है। वो इंजरी उसके दिमाग में ज़्यादा असर कर देती है। जब तक कि आप उसको ठीक करके उसके दिमाग से निकालेंगे नहीं, दिस इज़ अगेन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पार्ट, और उसको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करके, रीस्ट्रेंथन करके, उसको अरीना में उतार के उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे, तब तक वो एथलीट प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए उसकी इंजरी को समझना, उसका प्रॉपर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इलाज करना। जैसे मैं PRP के माध्यम से, मैंने लिगामेंट ग्रेड 2 टियर में एक जूडो का प्लेयर है, उसको मैंने लगाया, वो उसको ऑपरेटिव इंडिकेशन बोल दी हुई थी कि आप ऑपरेट करवाएं, नहीं तो आप जूडो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये जूडो खेलने के लिए लोअर बॉडी बहुत यूज़ होती है। बिल्कुल। और अगर उसका लिगामेंट ACL ही टियर है तो वो उसको बहुत दिक्कत आएगी, वो नहीं खेल पाएगा जी। तो उसको प्रॉपरली हमने PRP गाइडेडली लगाया, अल्ट्रासाउंड गाइडेडली, 3 से 4 हफ्ते की उसकी रेस्ट दी, उसको कंडीशनिंग करवाई, रिहेबिलिटेशन करवाई, वापस ग्राउंड में वो अपने डबल वेट के साथ जूडो खेल रहा है और वो हमारे जम्मू के लिए मेडल भी लेकर के आया है। सो इसी तरह के बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के मेरे एथलीट्स हैं जम्मू के, वो मेरे साथ प्राइवेटली कोऑपरेट करके, मेरे से ट्रीटमेंट लेकर के बहुत आगे तक गए हैं। अब दूसरा सवाल आता है, जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, घुटनों में बड़ी तकलीफ है, जो कंधा नहीं पूरा चला पाते, जो ज़मीन पे बैठ नहीं सकते, कई लोग नमाज नहीं अदा कर सकते, कई लोग नीचे ज़मीन पे बैठ के पाठ नहीं कर सकते, तो उनके लिए बैठना उठना, टॉयलेट तक जाना मुश्किल हो जाता है, इतने घुटने उनके ख़राब हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं कहते हैं हम उसे, उसकी भी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो हर स्टेज में अगर आप वक्त पे आकर के PRP के माध्यम से इलाज करवाएंगे, जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड PRP मैं लगाता हूँ, उससे 900 मैं पेशेंट्स को लगा चुका हूँ सक्सेसफुल, और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। मैं यही समझना चाहूँगा, बुजुर्गों के लिए खासतौर तकलीफ बुजुर्गों को बहुत होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन चलो इंजर्ड तो होते रहते हैं, पर उनको इलाज फिर करवाने के लिए बहुत से सुविधाएं देती है सरकार। पर बुजुर्गों की अगर बात की जाए तो हर एक घर में 1 या 2 बुजुर्ग होते ही हैं, और घुटनों की जो दर्द है वो आम है। और जिस तरह आपने PRP की बात की है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसमें 3 स्टेजेस आती हैं, तो PRP ग्रेड 1 में मतलब कितनी देर में रिकवर हो सकता है, ग्रेड 2 में कितनी देर में रिकवर हो सकता है, ग्रेड 3 में कितनी देर में रिकवर हो सकता है, और इनको डिफरेंशिएट किस तरीके से किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। ग्रेड 1 टू ग्रेड 2 मैक्सिमम पेशेंट्स पहुंचते ही नहीं है डॉक्टर के पास, क्योंकि हमारी एक आदत से बन गई है, बर्दाश्त करने की, ठीक है जी, रहने दीजिए, जब बिल्कुल ही फेयर हो जाएगी फिर आप पहुंचेंगे। एग्जैक्टली, जब बिल्कुल ही सीढ़ियाँ चढ़ना बंद हो जाए, नीचे बैठना बंद हो जाए, वो ग्रेड 2 टू ग्रेड 3 की रेंज में अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनमें गैप जो होता है दोनों बोन्स का, ऊपर वाली बोन को हम फीमर कहते हैं, नीचे वाली बोन को टिबिया फिबुला कहते हैं, उन दोनों के बीच में गैप होता है जिसकी जो कि पूरा नी जॉइंट बनता है। अगर वो गैप कम होते होते दोनों बोन्स आपस में टकराना शुरू हो जाए, तो उस सिचुएशन में उसको हम ग्रेड 3 कह देते हैं। बहुत ज़्यादा जब गैप खत्म हो जाए, उस सिचुएशन में जो है रिजल्ट्स आना बहुत मुश्किल है, बहुत पुअर है। तो
हम सीधा कह देते हैं कि अगर आपने ऑपरेट करवाना है तो आप ऑपरेट करवा सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम। इसके बाद ये भी स्टेज क्रॉस हो जाएगी। तो कई बार आपने देखा होगा ऑपरेशंस भी फेल होते हैं क्योंकि वो लेट डिले करते रहते हैं। तो इसलिए उनको हम यही कहते हैं कि अगर यदि आपने ग्रेड स्टेज 3 जो क्रॉस हो गई है उसमें आप ऑपरेट करवाना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो वो कई पेशेंट्स ऐसे कहते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ऑपरेट नहीं करवाना है, जी, हमने इन्हीं घुटनों के साथ ही अपना कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि एज हो गई होती है तो उस बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि ऑपरेशन हो, साथ में उस कंडीशन में भी नहीं होते हैं कि वो दर्द वो वाली सहन कर पाएं, और साथ साथ में जिस तरह एनेस्थीसिया दिया जाता है तो वो भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वो भी कुछ कारण रहते हैं। जी। तो इस स्थिति में हम उनको कहते हैं कि आप ये लगवा के देखें आपको कितनी राहत आती है। उसके बाद अगर सेकंड शॉट भी कोई रिपीट करना पड़ जाए तो वो भी हम करते हैं, यदि उनको राहत आ रही हो तो मेरे हिसाब से आज तक जितने लोगों ने मुझसे लगवाया है, कईयों की ज़रूरत होती है कि मैं यहाँ से सिर्फ अपने टॉयलेट पे हो जाऊँ, टॉयलेट वगैरह कर लूँ, अपने रूटीन वर्क कर लूँ, मैं किसी पे डिपेंड ना रहूँ। तो उस सिचुएशन में बहुत सारे पेशेंटों को बहुत बढ़िया रिलीफ मिला है, और उन्होंने फर्दर मोर अपने कई कुलीग्स, कई दोस्त, कई रिश्तेदार, उनको भी आगे रेफर किया है, जिसके माध्यम से उनको काफ़ी आराम मिला है। मतलब ग्रेड 3 में पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं है? उसमें पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम हो जाती हैं हमारी, सिंपल सी बात है। उसमें हम सिर्फ यही पूछते हैं कि अगर आप नहीं ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो हम एक कोशिश करेंगे, आगे देखेंगे कितना आराम आपको मिलता है, उसके माध्यम से हम करते हैं, और मैक्सिमम 50% लोगों को, 50-60% लोगों को आराम आ जाता है। मतलब बट जब वो स्टेज क्रॉस हो जाए तो फिर आराम आना मुश्किल है। ठीक, मतलब 50% लेके चलें कि हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, 50-50 लेके चलते हैं। कोशिश करनी चाहिए। देखिए, डॉक्टर का काम है आखिरी मोमेंट तक पेशेंट की बीमारी के लिए लड़ना है, तो हम कोशिश करते हैं आगे जो ईश्वर को मंजूर हो वैसे ही होना है, जो उनके नसीब हो, बट फिर भी कोशिश एक करना वर्थ ए ट्रायल है। जो कि ऑपरेट करना जाओ तो या उसके पैसे से तो बहुत ही कम, 1/4 हिस्से में ही हो जाता है, बट फिर भी इट्स वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी। 5 से 10 मिनट लगते हैं टोटल ये प्रोसीजर करने में। कोई बेहोश नहीं करना, कोई सुन नहीं करना, पेशेंट खुद देख रहा होता है स्क्रीन में कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। सो बनाने में, PRP प्रिपेयर करने में टाइमर होता है ऑटोमेटिकली, 25 मिनट्स का होता है टाइमर। बस इट्स अ टोटल प्रोसेस ऑफ 1 आवर, जिसमें कि प्रोसीजर सिर्फ 5 से 10 मिनट का है। ओके, मतलब इसमें ये पेन वगैरह भी नहीं होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक चीज़ और समझना चाहूँगा डॉक्टर रितेश कि इसमें खर्च कितना आ जाता है? देखिए, जो ऑपरेट करवाते हैं उससे तो मैंने बताया ना कि आपको 1/4 हिस्से पे ही हो जाता है ये। इसलिए जितने भी लोग हैं वो इसको ऑप्ट कर रहे हैं आज की डे टू डे साइंस में, और उसका पूरा फ़ायदा ले रहे हैं वो। डॉक्टर रितेश, एक चीज़ और समझेंगे। अब हम दोबारा चलते हैं जो प्लेयर्स हैं हमारे, क्योंकि हम बूढ़े बुजुर्गों की बात हो गई है। समझना चाहूँगा, जैसे मोहम्मद शमी लगातार इंजरी से उभर नहीं पा रहे हैं। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी वो खेल रहे हैं, उसके बाद दोबारा उनको इंजरी हो जाती है, NCA जाते हैं, वहाँ पे भी इनको सूजन आ जाती है टांग के अंदर। तो मतलब ये इन खिलाड़ियों को इतना ज़्यादा इंजरी क्यों होती है हमेशा? मतलब फिर इनकी रिकवरी इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है? क्या एज के साथ कोई फ़र्क पड़ जाता है खिलाड़ियों को? ज़्यादा खेल चुके होते हैं शायद, इसलिए होता है? मतलब ये चीज़ें क्यों होती हैं? और दूसरी बात, ऋषभ पंत का एक एक्सीडेंट होता है, काफ़ी ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उन्होंने काफ़ी जल्दी रिकवर किया और वापस फॉर्म में वापस आए, और आज प्रदर्शन भी अच्छा करते हुए नज़र आ रही हैं। तो मतलब ये चीज़ें किस तरह डिफ्रेंशिएट होती हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर आप एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को एक अरीना, उसका एनवायरनमेंट देते हैं कि आपको इस स्पोर्ट्स को कवर करना है या इन बच्चों को ध्यान रखना, जैसे क्रिकेट की आप इस समय बात कर रहे हैं, लेट्स से, तो सबसे पहले इट्स ए टीम वर्क। जी, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट कोच के साथ मिलके, उनके मसाजर, उनके फिजियो के साथ मिलके एक प्रोग्राम डिजाइन करता है जिसमें वो इंजरी फ्री इन्वायरमेंट देने की सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इंजरी हो ही ना। जी, वो किस प्रकार दी जाती है कि हमारी अपनी एक मीटिंग होती है हमारी कोर इंटरनली, जिसमें स्पोर्ट्स मैनेजर, स्पोर्ट्स कोच, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट एंड द मसाजर, इन पूरी की टीम बैठ करके करती है। उनकी प्रॉपरली हम पावर, मसल्स, ये सब चेक करने के बाद एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि कुछ प्लेयर्स लोअर बॉडी की पावर में या मसल मास में या एनर्जी में, या उनकी जो पावर है वो कम है, उनकी लोअर बॉडी वीक है, किसी की अपर बॉडी वीक है, कोई राइट आर्म फास्ट बॉलर है अगर सपोज, तो उसके राइट आर्म में वाइटिश फाइबर कितना है वहाँ तक हम नोट करते हैं।
प्रॉपरली एक प्रोग्राम डायग्नोज बना करके कोच को सौंपते हैं। जी। फिर कोच उस तरह के उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाता है डेली रूटीन में, उनको किसको अपर बॉडी ज़्यादा करवानी है, किसको लोअर बॉडी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, किसकी बायोमैकेनिक्स कह रही है कि रनिंग करते समय जो प्लेयर आ रहा है फास्ट बॉलर, उसके दोनों कदम का जो वेट है वो प्रॉपरली वो बैलेंस वे से आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसको हम ऑर्थोटिक साइंस कहते हैं कि अगर सपोज एक पाँव पे उसका वेट प्रॉपरली नहीं आ रहा, ये हम मशीन डाल के चलवाते हैं एक प्लेन लैंड पे प्लेयर को, और मशीन्स के माध्यम से हम नोट कर लेते हैं कि इसका पेल्विस जो है वो बैलेंस नहीं है, इसको बायोमैकेनिक्स कहते हैं जी। फिर उसके हिसाब से उसके एक शू में जहाँ पे इम्बैलेंस हमें दिख रहा है, ऑर्थोटिक्स की मदद से हम उसको शू को बैलेंस करते हैं ताकि वो जिस समय दौड़ता हुआ आ रहा है वो एक प्रॉपर बैलेंस से आए और उसी एंगल से वहीं पे बॉल को वो रिलीज करेगा, तब वो एक फास्ट आर्म राइट आर्म फास्ट बॉलर बनेगा। तो वहां से लेकर के पूरी चीज हम कोच को एडवाइस करते हैं। यदि वो इम्बैलेंस एंगल से ही दौड़ रहा है और पिछले कई सालों से दौड़ रहा है और इंजरी होने के बाद, ठीक होने के बाद, जैसे आपका सवाल है कि स्वेलिंग ठीक नहीं हो रही, अभी भी तो वो बॉलिंग कर रहा है, तो स्वेलिंग कहां से ठीक हो गई अगर उसके बैलेंस ही प्रॉपरली नहीं है बायोमैकेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको पांव से लेकर के सर तक पूरा स्कैन करके पूरे ढंग से देखा जाएगा कि कमी है कहां। उस कमी को कोच को, फिजियो को, सबको बताया जाएगा। ये डॉक्टर का काम है। ये सारा वर्क 0 से शुरू होकर के 100 तक कंप्लीट होगा, तब जाकर के एक प्लेयर इंजरी फ्री एनवायरनमेंट है। और फिर भी अगर गॉड फॉरबिड अगर इंजरी हो जाती है तो फिर भी हम वहां मौजूद हैं, हम उसको ठीक करने के लिए। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर सपोज इमरान मलिक की ये जो भी आप बता रहे हैं, कोई और भी मोहम्मद शफी जिसकी भी इंजरी है, ये अगर हम उसका प्रॉपरली बायोमैकेनिक्स टेस्ट करें, मशीन लगा करके उसको चलाएंगे, देखेंगे उसका पेल्विस किस तरफ टिल्ट है, कहीं इम्बैलेंस है उसका, उसके फीट को ठीक किया जाएगा ऑर्थोटिक्स की मदद से, उसके सोल में कुछ लगाया जाएगा एडिशनली। फिर उसके बाद उसके कोच को गाइड किया जाएगा कि इसके लेफ्ट लेग में इस पर्टिकुलर मसल से, फॉर एग्जांपल क्वाड्रिसेप मसल्स में थोड़ी वीकनेस आ रही है, अकॉर्डिंग टू आवर असेसमेंट, उसको आइसोमेट्रिकली एक्सरसाइजेस दी जाएंगी उसी पर्टिकुलर मसल की, जिसके कारण वो स्ट्रेंथन होगा और फिर जाकर के वो बैलेंस्ड वे से काम कर सकेगा। दिस इज कॉल्ड इंजरी फ्री इन्वायरमेंट। अगर आप इस तरह से स्ट्रेंथन कर देंगे और इंजरी फ्री हो जाएगा बच्चा, तो फिर उसके बाद परफॉर्मेंस निकलती है बाहर। मतलब कि साफ तौर पर यही कहना है कि सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करना, अच्छा खेलना ही जरूरी नहीं है, आपको आज की जो टेक्निक्स है उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी आप बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं और आप खुद स्वस्थ रह सकते हैं। तो कितना जरूरी है स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर होना, खासतौर स्पेशलिस्ट होना हर एक टीम के साथ, और किस तरह से समन्वय बनाया जाए, ये बहुत अहम बात है। लास्ट 30 सेकंड है मेरे पास। डॉक्टर रितेश, आप कुछ कहना चाहते हैं अगर व्यूअर्स को, तो आप कह दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा अपने पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम के, जितने भी स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं, जितने भी ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, जो भी हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बीएन हॉस्पिटल में भी होता हूँ, मॉर्निंग में, इवनिंग में मेडिकेयर नर्सिंग होम गांधीनगर में होता हूँ। अगर मेरी कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, और जो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा इलाज, मैं उसके लिए फ्री कंसल्टेशन भी देने को तैयार हूँ। लेकिन वो इंजरी मुझ तक पहुँचेगी, मुझे एक ही आवाज़ जो है मेरे माध्यम से ये उठाना चाहता हूँ कि जैसे हमारे 2 स्टेडियम हैं, इनमें कितने स्पोर्ट्समैन हैं जो डेली इंजर्ड हो रहे हैं, उनके लिए एक भी स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर हमारे दोनों स्टेडियम, बख्शी स्टेडियम, एमए स्टेडियम में नहीं है। अगर उनको एक प्रॉपरली स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर दिया जाए, जो उनकी इंजरीज को समझ के वहीं पे ट्रीट करे, हमारा जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, हम इंटरनेशनल लेवल तक हम जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर रितेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से आपने अपने विचार रखे हैं, और आप खुद एक डॉक्टर हैं, एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, और आपने साफ तौर पर सही तरीके से बताया है किस तरह से ये डॉक्टर के काम रहते हैं और कितना ज़रूरी है, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग तो हमेशा घुटनों के दर्द से परेशान रहते हैं, और उनमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, और आप ग्रेड 3 का इंतजार मत कीजिए क्योंकि उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर अब आपको घुटने में दर्द होना शुरू हो गई है तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।